हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो आपकी आने वाली एनटीपीसी सीबीटी 2 वाली एग्ज़ाम में बहुत ही लाभकारी होगा। और इसमें से 101% 3 से 4 क्वेश्चन तो आना तय है, क्योंकि भाइयों ये एक सदाबहार टॉपिक है और पॉलिटिक्स साइंस का। इसमें से आप देख लेना, चाहे एसएससी ले लो या यूपीएससी ले लो या पीसीएस ले लो या आरएएस ले लो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम ले लो, उसमें से क्वेश्चन आता ही है। ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन आता है। तो भाइयों, बिना विलम्ब किए हुए मैं अपनी मेन टॉपिक पर आ रहा हूँ। तो अभी आपको बताने जा रहा हूँ। सभी भाइयों से निवेदन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में मैं इस यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन क्लासेज चलाने वाला हूं। बहुत ही शानदार निःशुल्क सभी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाऊंगा और इम्पोर्टेंट टॉपिक आएंगे इस पर, और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें भाइयों, और लाइक भी करना साथ में, क्योंकि मैं इस चैनल पर आने वाले समय में बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालने वाला हूं। अभी इस चैनल को मैंने कार्य चालू किया है और आने वाले समय में मैं इसमें तो बिना विलम्ब किए हुए अब हम देख रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद तो सारे हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण पर बात करेंगे। और आप देखना चाहो तो सारे देख लेना। मैं इस पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का अध्ययन कराने जा रहा हूं। आप मेरे साथ रिवीजन करते जाना, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपके रिवीजन हो जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 1। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में संघ और राज्य क्षेत्र दे रखा है। अनुच्छेद नंबर 2, राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। किसी भी राज्य की स्थापना की जाती हो तो अनुच्छेद 2 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 3 के तहत राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का नामों परिवर्तन। अनुच्छेद 3 का सहारा लेकर किसी भी राज्य का निर्माण किया जा सकता है और उनकी सीमाओं में घटा बढ़ा सकते हैं, मतलब ये सिस्टम है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधनों और 2-3 से अधिक बढ़ाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 5 में संविधान प्रारंभ का नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में लिख रखा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि संविधान जब से प्रारंभ हुआ तब से लोगों को नागरिकता दी गई थी, उस प्रकार की नागरिकता का एक प्रकार लिखा गया है। अनुच्छेद 6 में लिखा गया है भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, कहीं से भारत आए हुए उनकी नागरिकता। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान गए हुए उनकी नागरिकता। और अनुच्छेद 8 में लिख रखा है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, यानी कि विदेशी नागरिक यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो उसकी अपनी नागरिकता स्वयं नष्ट हो जाती है। उसके बारे में अनुच्छेद 9 में लिखा गया है। और अनुच्छेद 10 में लिखा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अब उसी प्रकार मैं इम्पोर्टेंट अनुच्छेद पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अनुच्छेद है। आप देखते जाना, मैं पीडीएफ को आगे बढ़ाता जाऊँगा और आप अपने हिसाब से भी पढ़ना। और मैं इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उन अनुच्छेदों पर आपसे ज़्यादा बात करूँगा, बाकी आप देखते रहना। तो मैं आगे बिना विलम्ब किए हुए अब चल रहा हूँ। तो अब देखो आप, अनुच्छेद 14 में विधि के समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है जाति धर्म। अनुच्छेद 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेद, किसी से जाति धर्म लिंग के आधार पर आप भेद नहीं कर सकते हो। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन यानी कि आरक्षणों की बात अनुच्छेद 16 में ही की गई है। बहुत प्रकार के अनुच्छेद 16A, अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(4), यानी कि कोई ABCD भी बोल सकते हैं अनुच्छेद। इसमें कई प्रकार के आरक्षणों की व्यवस्था की गई है भाई। नियुक्ति के समय आरक्षण, या कॉलेजों में आरक्षण,
या दाखिला के लिए आरक्षण, इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 16 में की गई है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत होता है, यानी कि छुआछूत हमारे देश से अब पूर्ण तक समाप्त हो गई वैसे तो, लेकिन ये अनुच्छेद 17 में छुआछूत ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत लिख रखा है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत यदि आपको कोई भी ओलंपिक या कोई भी सम्मान्य पुरस्कार मिलता है तो अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है, या ओलंपिक हो या कोई वीरता सम्मान हो या पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, कोई भी हो। और अनुच्छेद 19 ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें वाक की स्वतंत्रता, इसमें 6-7 प्रकार की स्वतंत्रता है, उनका विवरण विशेष प्रकार से दिया गया है। अनुच्छेद 19 अपराधियों को दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में अपराधियों को दोषी संरक्षण अनुच्छेद 20 में दोषी संरक्षण के लिए संरक्षण दिया गया, क्यों इसमें दिखाया गया है कि जब कोई अपराधी अपराध करता है उस समय भारतीय संविधान में कौन सा कानून बना हुआ था, वो उस कानून के तहत ही उसको सज़ा दी जाएगी या बाद में बनने वाले कानून के तहत उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 20 में लिख रखा है। और उसमें लिख रखा है, दूसरा ये लिख रखा है, ये एक पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी अपराध के लिए मात्र अपराधी को एक बार ही सज़ा दी जा सकती है, 2 बार सज़ा नहीं जा एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा दी जा सकती है। अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग एक प्रकार की सज़ा दी जा सकती है। अच्छा, अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 क में है 6 से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, और ये मूल कर्तव्य भी है भारतीय नागरिकों का, मतलब 6 से 14 वर्षों के बच्चे। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं का गिरफ्तारी के संरक्षण में अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण में दे रखा है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संरक्षण में दे रखा है। और अनुच्छेद में मानवता के दुर्व्यापार और बाल श्रम दे रखा है। अनुच्छेद 24 में कारखानों के बालकों का नियोजन का प्रतिशत, यानी कि अनुच्छेद 24 में दिखा रखा है कि कारखानों में जो बालक काम करते हैं उनकी उम्र 14 साल से कम तो नहीं है, यानी कि उनकी उम्र 14 साल से कम तो नहीं है, या 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार अनुच्छेद 24 में दिखा रखा है। अनुच्छेद 25 में दिखा रखा है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आप धर्म का आचरण कर सकते हो और अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हो, अनुच्छेद 25 में कह रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों को प्रतिबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए उपचार, यानी कि ये अनुच्छेद 32 ये भारतीय संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है और ये सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए उपचार। 36 में परिभाषा है, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है और 48 में कृषि प्रतिपालन है। 48 के पर्यावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा है, 48 ये भी इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रीय स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण है 49 में। राष्ट्रीय स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका के कार्य पृथक्करण है। और अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में भारतीय राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्माण है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है, ये भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिख रखा है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, इसके बारे में लिख रखा है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार लिख रखा है, इसके बारे में लिख रखा है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति क्या है, वो लिख रखा है। और अनुच्छेद 56 में लिख रखा है पदावधि, और राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, बन भी गया तो अनुच्छेद 56 में लिख रखा है।
और आगे चलते हैं और आगे मैं बताने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 97 पुनर्विचार के लिए पात्रता है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता है 58 में। और 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति के भरने के लिए निर्वाचन की रीतियाँ। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का पदेन सभापति। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति दे रखा है। अनुच्छेद 63 में, ये भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है भाइयों, इसको भी चिन्ह मार लेना। और आगे राष्ट्रपति महाभियोग की, ये भी इम्पोर्टेंट है। और राष्ट्रपति शपथ, ये भी इम्पोर्टेंट है 60वां। और अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, ये भी इम्पोर्टेंट। और अनुच्छेद 64 ये भी इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये तो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति कार्यकाल, ये भी इम्पोर्टेंट है। 66वां उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि और 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 में उपराष्ट्रपति पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन। 69 में उपराष्ट्रपति पर शपथ। 70 में अन्य आकस्मिकता उपराष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन। और राष्ट्रपति 71 में है, 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपतियों का निर्वाचन की विषय। अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 72 भी एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद बहुत ही शानदार है। इसके अंतर्गत लिख रखा है कि समाधान की शक्ति, यानी किसी व्यक्ति को फांसी हो जाए या किसी व्यक्ति को 20 साल की सज़ा हो जाए या किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता के तहत को उम्र कैद हो जाए, तो उसको भारत का एकमात्र नागरिक राष्ट्रपति इसको उसके यदि उसका ये विवेक के अनुसार यदि उसके मन में बैठी तो वो उस सज़ा को कम कर सकता है, उस सज़ा को माफ़ कर सकता है, उस सज़ा को फांसी को माफ़ कर सकता है, या अपने विवेक से राष्ट्रपति इसको माफ़ कर सकता है। उसी के पास एकमात्र विवेक है। और राज्य स्तर पर राज्यपाल के है, लेकिन वो राज्यपाल मृत्यु और फांसी को इनको नहीं रोक सकता। थोड़ा उनमें अंतर है, बाकी बराबर है। अनुच्छेद 73 कार्यपालिका विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद के बारे में 75 में है भारतीय महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल CAG, मतलब कि अनुच्छेद 76 में है भारतीय महान्यायवादी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार कार्य की संरचना। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। भाइयों, आप देखते जाइए चैनल में, मैं ऐसे ही पढ़ाते जाऊंगा और बहुत ही बढ़िया चीज़ आने वाले समय में लाऊंगा। लेकिन भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि जब सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करते हो आप, तो चैनल पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है और भी बढ़िया चीज़ लाने की कोशिश करता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ। अनुच्छेद 79 में संसद है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना है। इसको सरला नाम से भी जाना जाता है, इसको एक सामान्य नाम सरला से भी जाना जाता है। जैसे इन तीनों को याद करने के लिए एक है सरला शब्द के नाम से भी जाना जाता है। और सरला यानी अनुच्छेद 79 में संसद, और रे का मतलब हो गया अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, और अनुच्छेद ला का मतलब हो गया लोकसभा, 81 में लोकसभा। इस प्रकार अनुच्छेद 79 में है संसद, ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा। अनुच्छेद संसद के सदनों की अवधि 83 में है। संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता 84 में है। और अनुच्छेद 85 में संसद का सत्रवाहन की विघटन होना। और अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों महान्यायवादी का अधिकार। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति।
निवासी में ये भी इम्पोर्टेंट है। और 90 में उप सभापति पद के रिक्त होने में पद की हटाया जाना। मैं आपको आज 100 अनुच्छेद ही पढ़ाऊँगा, तो मैं आगे बिना विलम्ब किए हुए टॉपिक की ओर चल रहा हूँ। अनुच्छेद 91 सभापति कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 सभापति और उपसभापति पद से हटाए जाने की संकल्पना विचाराधीन हो तथा उसका पीठासीन होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की रिक्त होना। 95 अध्यक्ष और कर्तव्य की शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष और उनके पद से हटाए जाने की संकल्पना। इस प्रकार अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा करना। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 100 संसाधन मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो मैं भाइयों, आपको मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण 100 अनुच्छेद के बारे में डिस्कशन किया है। और आप इसको ध्यान से देखना, इसको नज़रअंदाज मत करना, वीडियो पूरा देखना। यदि पूरा वीडियो तो आप देखते हो तो गारंटेड 100% मैं बता देना चाहूँगा कि आपकी तैयारी में उछाल आएगा और आपकी तैयारी मजबूत बनेगी, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहता है। तो तैयारी का सबसे बड़ा यही गेम है। तो मैं आज के लिए इतना ही। सभी भाइयों से एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते हो तो चैनल पढ़ाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है तो अच्छी चीज़ें पढ़ाने लगता है। जय हिंद, जय भारत सभी भाइयों को।